अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर 12.1 और 12.2 को कवर किया था। इस थ्योरम में हम इंशाल्लाह थ्योरम नंबर 12.3 और 12.4 को कवर करने की कोशिश करेंगे। जो थ्योरम नंबर 12.1 और 12.2 है, उनकी स्टेटमेंट्स को रिकॉल करना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि अगर उन वो हमारे माइंड में हो तो हम थ्योरम नंबर 12.3 और 12.4 को आसानी से कर लेंगे। बेसिकली वही जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे भी कैरी हो रहे हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम था चैप्टर 12 का, दैट इज थ्योरम नंबर 12.1, उसकी स्टेटमेंट थी कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। सपोज आसान लफ्ज़ों में, अगर मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट हो, दिस इज ए बी, उस लाइन सेगमेंट को मैंने ए बी कह दिया, इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा, राइट बाइसेक्टर हम कह सकते हैं या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। बेसिकली वो क्या चीज़ होती है वो अनदर स्ट्रेट लाइन होती है जो 90 डिग्री बनाएगी इस ए बी लाइन के साथ और इसके बिल्कुल मिड से पास होगी। सपोज अगर मैं कहूँ कि ए बी का मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट है, सो इस पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन आएगी इससे पास होगी, वो स्ट्रेट लाइन जो 90 का एंगल भी बनाए और इसी पॉइंट से पास भी हो, सपोज सी पॉइंट से, उसको हम कहते हैं कि ये राइट बाइसेक्टर है। और राइट बाइसेक्टर ये ज़रूरी ये भी है कि वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि इस राइट बाइसेक्टर पे हम कोई भी पॉइंट ले लें अपनी मर्जी का, वो पॉइंट हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, जहाँ पे आप लेना चाहें। वो पॉइंट जो होगा, सपोज को मैं का नाम दे दूँ पी, वो पॉइंट इस जो ओरिजिनल लाइन है इसके वर्टेक्स ए से ए तक और इस लाइन की जो दूसरी एंड पॉइंट है बी पॉइंट है, वहाँ तक उस पी से जो दोनों का डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। मीन्स कि जो पॉइंट हमने राइट बाइसेक्टर पे ले लिया है जिसको मैंने पी का नाम दिया है, वो जो ओरिजिनल लाइन है उसके एक एंड से उस तक का डिस्टेंस और दूसरे एंड तक का डिस्टेंस वो सेम होगा। मतलब पी ए ये वाला डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू पी बी वाला डिस्टेंस। ये हमारे पास थी थ्योरम नंबर 12.1। और जो थ्योरम नंबर 12.2 था वो बिल्कुल इसका कन्वर्स थ्योरम था। कन्वर्स इन अ सेंस कि उसमें हम यहाँ पे हमने पॉइंट को ये शो करना है कि पॉइंट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और उस पॉइंट से जो लाइन के दोनों एंड हैं वहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल है। और इसके कन्वर्स में हम क्या प्रूव करेंगे? कन्वर्स में हम ये प्रूव करेंगे कि इस पॉइंट से अगर दोनों लाइनों तक दोनों एंड पॉइंट्स तक डिस्टेंस इक्वल है तो ये पॉइंट मस्ट जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। तो ये इसका कन्वर्स था। सपोज उसके अगर मैं स्टेटमेंट आपको रीड करवाऊँ तो उसकी स्टेटमेंट है कि एनी पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स। सपोज अगर ये सपोज अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और एक आर्बिट्री एक पॉइंट है, इस पॉइंट से उस पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूँ, उस पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस और उस पॉइंट से बी तक का डिस्टेंस ये सेम है। या हमें गिवन है कि पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस ये सेम है। तो हमने थ्योरम 12.2 में ये प्रूव करना है कि ये पी पॉइंट जो है ये ए बी के राइट बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ये हमने प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव किया था। अब जो हमारे पास न्यू थ्योरम है 12.3 जिसको हम अभी प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स और कॉन्करेंट। कि ट्राइंगल के टोटल 3 साइड्स होते हैं, तो उन तीनों साइड्स के जो बाइसेक्टर्स होंगे, राइट बाइसेक्टर्स होंगे, वो किसी न किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट से पास होते हैं, मतलब कि वो कॉन्करेंट हैं। कॉन्करेंट का बेसिकली मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस पास होती हैं तो उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी कहते हैं और उन लाइंस के हिसाब से उसको हम कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। तो चूंकि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, सपोज अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, ओरिजिनल ए बी एक साइड हुई उसकी है, दूसरी साइड उसका बी सी है, तीसरी साइड उसकी ए सी है। तो इन तीनों साइड्स के जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। वो तीनों हमने प्रूव यह करना है कि वो तीनों बाइसेक्टर जो हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कॉमन पॉइंट है वहाँ से वो पास होते हैं। ये हमने प्रूव करना है। सो हम क्या इसमें हमारी अप्रोच क्या होगी कि ज़ाहिर है एक ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, उसके बाइसेक्टर्स की बात हो रही है। तो हम गिवन में कहेंगे
कि हमारे पास कोई सी भी दो साइड ले लेंगे अपनी मर्ज़ी के, कि इन दोनों साइड्स के बाइसेक्टर हमारे पास हैं और वो ओ पॉइंट से या किसी एक पॉइंट जिसको हम ओ कह देंगे उससे पास हो रहे हैं। लेकिन तीसरा वाला जो साइड होगी, जो भी रह जाएगी, अगर मैं ए बी को सपोज़ करता हूँ और बी सी को सपोज़ करता हूँ, इनके बाइसेक्टर की बात करता हूँ, तो मुझे ए सी वाली खुद प्रूफ करनी पड़ेगी। इस तरह अगर मैं ए सी और ए बी को सपोज़ करता हूँ, तो मुझे बी सी खुद प्रूफ करना पड़ेगा। ये हमारी चॉइस है। लेकिन हम करेंगे वही प्रोसीजर फ़ॉलो करेंगे जो बुक में हुआ है, ताकि फिर हमें दोबारा रिकॉल करने में या दोबारा रिवाइज़ करने में आसानी हो। लेकिन अगर आप जनरली आप करना चाहें तो आप किसी भी दो साइड को ले सकते हैं, तीसरे को आपको प्रूफ करना पड़ता है। तो हम जब तीनों साइड्स की बात करेंगे तो हम कोई से भी दो साइड्स के वो ले लेंगे राइट बाइसेक्टर। सपोज जो हमने लिया हुआ है, हमने ए बी का लिया हुआ है कि इस साइड का राइट बाइसेक्टर जो है सपोज वो ए डी है, अब ओ डी है। अब ओ डी इसका बाइसेक्टर है। इट मीन्स कि ए से डी तक का डिस्टेंस और डी से बी तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर की डिफिनीशन है कि राइट बाइसेक्टर वो होगा जो ओरिजिनल लाइन को उसके मिड पॉइंट से पास होगा और दूसरा जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा ए बी को, उस पॉइंट पे वो 90 का एंगल भी बनाएगा। तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर की डिफिनीशन है। एक हम ये सपोज करेंगे, दूसरा हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो बी सी लेंथ है दूसरे ट्रायंगल की जो दूसरी साइड है, उस पर भी कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है और वो भी ओ पॉइंट से पास हो रहा है। सो इस बी सी साइड के लिए ओ ई हमारे पास राइट बाइसेक्टर होगा। और इसके लिए भी सेम सिनारियो होगा कि बी से ई तक का डिस्टेंस और ई से फर्दर सी तक का डिस्टेंस ये इक्वल होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ई पॉइंट है ये बी सी साइड के बिल्कुल मिड में लाया करेगा और ओ ई जो होगा वो बी सी को परपेंडिकुलर भी होगा। और परपेंडिकुलर हम जब मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और पैरेलल के लिए ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, इन चीज़ों को समझने की ज़रा कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर हर सेंटेंस में लिखूंगा कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो वो स्पेलिंग बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए फिर हम मैथमेटिकली इसके लिए आसान सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये सारा सिंबल स्ट्रेट लाइन ये। और पैरेलल भी इसको बार बार लिखने से बेहतर है कि बंदा इसके सिंबल को यूज़ करे। ये इसके दो स्ट्रेट लाइन है, ये इसका सिंबल है। तो हम क्या सपोज करेंगे कि दो साइड्स का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। हम कहते हैं कि वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जो तीसरी साइड रह जाएगी उसका हम प्रूफ करेंगे कि ये उसका बाइसेक्टर पॉइंट, ये उसका बाइसेक्टर है फलाना ओ एफ या जो भी होगा और वो भी ओ से ही पास हो रहा है। दो को हम सपोज करेंगे और तीसरा हम भी उसी पॉइंट से पास करवाएंगे तो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। सो यहाँ तक जो है ये हमारे पास गिवन है, इन गिवन में लिख लेते हैं। कोई ट्रायंगल है, लेबल का ये किया ए बी सी कोई ट्रायंगल है, उसमें से दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर हम ले लेते हैं। हमने ए बी साइड का बाइसेक्टर लिया जो कि है डी ओ और बी सी साइड का बाइसेक्टर लिया जो कि है ई ओ। सो हम क्या कहेंगे कि डी ओ एंड ई ओ आर द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ए बी बिकॉज डी ओ ए बी का राइट बाइसेक्टर है एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, और ई ओ जो है वो बी सी साइड का राइट बाइसेक्टर है एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। और दोनों जो बाइसेक्टर हैं वो ओ पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ये दो हमने ले लेने हैं, इनको हम बाइसेक्टर कहेंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर हैं। अब जो तीसरी अगली बात जो उन्होंने की है कि ओ इज जॉइंट टू एफ, ओ को हम एफ से ज्वाइन कर लेते हैं और एफ जो है वो कोई ख़ास पॉइंट है। ख़ास पॉइंट इन अ सेंस कि एफ जो है वो मिड पॉइंट होगा इस तीसरी साइड ए सी साइड का। अगर एफ मिड पॉइंट नहीं है फिर थ्योरम कभी भी प्रूफ नहीं होगा। एफ को हम मस्ट जो है वो मिड पॉइंट लेंगे क्योंकि अगर मैं ओ एफ को राइट बाइसेक्टर शो करना चाहता हूँ तो जो राइट बाइसेक्टर की डिफिनीशन है कि वो मिड पॉइंट से पास होती है। सो अगर ये मिड पॉइंट ना हुआ, भले वो परपेंडिकुलर हो, लेकिन अगर वो मिड पॉइंट ना हो तो वो राइट बाइसेक्टर नहीं होगा। सो राइट बाइसेक्टर के लिए बेसिकली दो शर्तें हैं कि वो किसी भी साइड का राइट बाइसेक्टर तब होगा जब वो उसी साइड के मिड पॉइंट से पास हो और साथ में उसी पॉइंट उसी लाइन पे जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करेगा वहाँ पे वो 90 का एंगल भी बनाएगा। सो ये दो बातों का होना ज़रूरी है। तो एक बात हमने अज्यूम कर ली है कि वो मिड पॉइंट ही है, तो 90 का जो 90 वाली बात होगी वो हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ तक हमारे पास ये गिवन हो गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट ओ, कि जो तीनों साइड के जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट मीन्स कि तीनों साइड के बाइसेक्टर जो हैं
वो एक ही पॉइंट से पास होंगे, ये एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, एक ही पॉइंट पे टच करेंगे। सो अब हमने गिवन में हमने क्या किया है कि दो साइड्स के राइट बाइसेक्टर ले लिए हैं और ये भी कह दिया है कि वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ओ ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ट्रायंगल के दोनों साइड के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम तीसरे साइड का राइट बाइसेक्टर ले लें और वो भी ओ से पास हो जाए तो हमारा थ्योरम तो प्रूफ हो जाएगा। सो ये हमको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक हो जाएगी हमारी गिवन और टू प्रूफ, और यहाँ से हमने एक डायग्राम बना लिया है। अब हम जो कंस्ट्रक्शन में एक्स्ट्रा काम करते हैं उसके लिए हम अलग डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर में भी कंस्ट्रक्शन के लिए अलग डायग्राम बनाएं और गिवन टू प्रूफ के लिए अलग बनाएं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई जाती है। बुक में अगर आप देखें तो बुक में भी एक ही डायग्राम होती है। आप यहाँ से समझें, बेशक फाइनल में पेपर में या टेस्ट में जो भी है वहाँ पे आप फाइनल वाली डायग्राम बनाएंगे, लेकिन अगर किसी को इस तरह समझने में आसानी होती है तो वो दो डायग्राम भी बना सकता है। ऐसा सच इसमें किसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि ओ पॉइंट को जो कि जहाँ पे दो बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम तीनों वर्टिसेस से मिला लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। मतलब तीनों वर्टिसेस कौन कौन से हैं ट्रायंगल के, एक वर्टेक्स ए है, एक वर्टेक्स बी है, एक वर्टेक्स सी है। तो ओ को ए से ज्वाइन कर लेते हैं, ओ को बी से ज्वाइन कर लेते हैं और ओ को सी से ज्वाइन कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा जब ओ को ए से ज्वाइन कर लेंगे और ओ को बी से, तुम्हारे पास ओ बी एक ट्रायंगल बन जाएगी। इस तरह जब मैं ओ को सी से इंटरसेक्ट करूंगा तो ट्रायंगल बन जाएगी बी ओ सी और ट्रायंगल ए ओ सी। तो तीन ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अब हम थ्योरम के प्रूफ की तरफ आते हैं और प्रूफ में दो पार्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, एक स्टेटमेंट और एक रीज़न। स्टेटमेंट वो जो अब एक बात क्लेम करते हैं अब वो बात आप क्लेम करते हैं तो उसकी एक ख़ास कोई मैथमेटिकल कोई रीजनिंग होनी चाहिए, तो रीज़न में हम उसकी वो रीज़न लिखते हैं। अब अगर हम देख लें, हमने ओ को जो है वो ए से ज्वाइन करवाया हुआ है, तो हमारे पास ओ को ए से ज्वाइन करवाया है और ओ को बी से ज्वाइन करवाया है, तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई है ए ओ बी ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अंदर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब इस ट्रायंगल में ए बी एक साइड है ट्रायंगल की, इसका राइट बाइसेक्टर क्या है, ओ डी इसका राइट बाइसेक्टर है जो कि हम गिवन में कह चुके हैं कि ए बी साइड का ओ डी राइट बाइसेक्टर है और बी सी साइड का ओ ई राइट बाइसेक्टर है। अब अगर हम थ्योरम को, पिछले थ्योरम को रिकॉल कर लें कि अगर कोई पॉइंट जो है वो राइट बाइसेक्टर पे लाई करेगा तो उस पॉइंट से जो लाइन है उसके एंड पॉइंट्स तक डिस्टेंस क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब ओ डी जो है वो ए बी साइड का राइट बाइसेक्टर है और ओ पॉइंट उस पे लाई भी कर रहा है। अब ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल होने चाहिए। और ये हम थ्योरम नंबर 12.1 की स्टेटमेंट में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई सपोज कोई लाइन है ए बी और उस पे कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या राइट बाइसेक्टर है, तो उस राइट बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट, एनी पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट पी आप ले लेते हैं, तो उस पी से एंड पॉइंट ए तक का डिस्टेंस और उस पी से एंड पॉइंट बी तक का डिस्टेंस वो इक्वल होने चाहिए। तो सेम थ्योरम जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस ये आपस में क्या होने चाहिए, कांग्रुएंट होने चाहिए। और इसकी रीज़न क्या होगी, या आप उस थ्योरम 12.1 की पूरी स्टेटमेंट लिख दें या फिर इतना लिख दें कि पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब यहाँ तक जो हमने बात क्लेम की है, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे दिया बाय द वे। यहाँ तक जो हमने बात क्लेम की है वो हमने एक ट्रायंगल की है। अब हमने दूसरी ट्रायंगल भी कंस्ट्रक्ट की है बिकॉज ओ को सी से भी ज्वाइन करवाया है। तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है। जब हम ओ को सी से मिलाते हैं, ओ को सी से मिलाते हैं तो हमारे पास ये एक और ट्रायंगल बन जाती है बी ओ सी वाली ट्रायंगल। अब इस बी ओ सी वाली ट्रायंगल में बी सी हमारे पास एक साइड है, वन ऑफ द साइड है इस ट्रायंगल की, और इसकी ओ ई जो है वो इस साइड पे क्या है, हमारे पास राइट बाइसेक्टर है। अब अगर बी सी साइड पे ओ ई राइट बाइसेक्टर है तो ओ जो है वो इस बी सी साइड के राइट बाइसेक्टर पे बी लाई कर रहा है। अब जब यहाँ पे बी लाई कर रहा है तो इस पे भी वही थ्योरम अप्लाई करेंगे, थ्योरम 12.1 कि किसी भी पॉइंट राइट बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट से एंड पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस है मींस ओ से सी तक और ओ से ए बी तक ये सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे भी इन्होंने ये लिखा हुआ है कि सिमिलर इन ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ, बिकॉज ओ जो है वो
ऐसा पॉइंट है जो बी सी साइड के राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। सो ओ से बी तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम रीज़न होगी थ्योरम 12.1 की। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर कोई चीज़ अगर कोई ओ पॉइंट है वो अगर इक्वी डिस्टेंस होता है ए तक इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन, ओ से ए तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक अगर इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं कि ओ डी हमारे पास राइट बाइसेक्टर है। तो और सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ये कहा हुआ है, अगर ओ से सी तक का डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस सेम है, इट मीन्स ओ ई जो होगा वो राइट बाइसेक्टर होगा। इसी तरह हम यही चीज़ हम ओ एफ के लिए भी प्रूव करेंगे। अगर हम ओ एफ के लिए प्रूव कर लेते हैं कि ओ से सी तक का डिस्टेंस और ओ से ए तक का डिस्टेंस इक्वल है, तो हम फिर क्लेम कर सकते हैं कि ओ एफ जो है वो राइट बाइसेक्टर है। और ये हमने गिवन में कहा हुआ है कि इफ़ मिड पॉइंट पे भी है। सो अब हम जो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आई है, इन दोनों पे हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। देखें ए ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ है और फर्दर बी ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ है। तो अगर इन इन दोनों इक्वेशनों पे मैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करूं तो मैं कह सकता हूं कि ए ओ जो है वो सी ओ को भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और अब इसकी रीज़न क्या होगी, इक्वी डिस्टेंस है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हुई है। अब देखें ओ से सी तक का डिस्टेंस और ओ से ए तक का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल है। ये हम क्लेम कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। और दूसरा हमने ये भी कहा हुआ है कि एफ जो है गिवन में, एफ मिड पॉइंट है इस ए सी साइड का। एफ मिड पॉइंट भी है और ओ से सी तक और ओ से ए तक का डिस्टेंस भी इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ओ एफ है वो इस ए सी साइड पे राइट बाइसेक्टर है। तो हमने ओ एफ को ए सी साइड का राइट बाइसेक्टर शो कर दिया है। और क्लियरली वो जो पहले दो बाइसेक्टर्स थे जो हमने गिवन में कहा था वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, और ओ एफ पी यहाँ पे जो तीसरा राइट बाइसेक्टर है ये भी हमारे पास क्या हो गया, ओ पॉइंट से पास हो रहा है। सो जो तीनों बाइसेक्टर्स हैं और ट्राइंगल के तीनों साइड्स के जो तीनों बाइसेक्टर्स हैं वो किसी एक पॉइंट ओ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स के जो बाइसेक्टर हैं वो कॉन्करेंट हैं किसी एक पॉइंट पे, जिसको हमने यहाँ पे ओ कहा हुआ है। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ओ इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। जाहिर है बिकॉज ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड सी। अगर ओ इक्वी डिस्टेंस है एक एंड से दूसरे एंड तक तो वो उसका क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। सो यहाँ से हम फिर हेंस कह सकते हैं कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। तो ये छोटा सा प्रूफ है थ्योरम 12.3 का। अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 12.4 पर, और वो भी इसी तरह छोटा सा थ्योरम है, उसको प्रूफ करते हैं उसके बाद वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। सो अब आते हैं थ्योरम नंबर 12.4 की तरफ। ये हमारे पास स्टेटमेंट है 12.4 की कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो इस थ्योरम को शुरू करने से पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आर्म्स क्या होते हैं, और इक्वी डिस्टेंस को तो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा कि एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। तो ये तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको डिफरेंट लेक्चर में बता भी चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई एंगल क्रिएट होता है तो दो आर्म्स जब आपस में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं या मीट होते हैं, हमारे पास कोई एंगल क्रिएट हो जाता है। सपोज अगर मेरे पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी, और एक ये लाइन सेगमेंट है, ये कोई लाइन आ रही है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है। तो इस पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती है तो इसको मैंने एक ए पॉइंट हो गया, उसको मैं सी कह देता हूँ। तो ए बी हमारे पास एक आर्म है और ए सी हमारे पास एक आर्म है, ये दो आर्म है। जब ये दो आर्म आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा। वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एंगल क्रिएट होगा। एंगल तभी क्रिएट होता है जब दो आर्म्स या दो लाइंस या दो लाइन सेगमेंट आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अब इस थ्योरम में ये क्या कहता है, द एंगल बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ कि मैथमेटिकली बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। अगर आप राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो लाइन जो इस ओरिजिनल लाइन ए बी को दो हिस्सों इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें, मीन्स कि ए से सी तक का डिस्टेंस और सी से बी तक का डिस्टेंस इक्वल हो, या वो लाइन ए बी के मिड पॉइंट से पास होगी।
तब जाके वो क्या होगी, राइट बाइसेक्टर होगी। और ये तो एक्स्ट्रा शर्त थी कि साथ में वो 90 का एंगल भी बनाए। तो ये बात थी राइट बाइसेक्टर्स की। अब अगर एंगल बाइसेक्टर भी हमारे पास होते हैं मैथमेटिक्स में, वो लाइन सेगमेंट जो इस ओरिजिनल एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे, तो वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। सपोज दिस इज 1 और दिस इज 2, तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल हों तो ये वाली जो लाइन सेगमेंट होगी ये राइट बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर होगी। अब वो इस थ्योरम में कहना क्या चाहता है कि अगर हम किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले लें, उस पे कोई भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से पहले आर्म तक का डिस्टेंस और उस पॉइंट से दूसरे आर्म तक का डिस्टेंस ये इक्वल होने चाहिए। और ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है और ये हमने इसमें प्रूव करना है। अगर आप थ्योरम नंबर 12.1 को देख लें तो उसमें वो कहता है कि अगर किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम कोई पॉइंट ले लें, सपोज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया पी, तो उस पॉइंट से एक एंड तक और उस पॉइंट से दूसरे एंड तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। इस थ्योरम में थोड़ा सा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बात एंगल बाइसेक्टर तक आ गई है कि अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ एंगल बाइसेक्टर पे, तो उस एंगल बाइसेक्टर से एक आर्म तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से दूसरे आर्म तक का डिस्टेंस ये आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट या इक्वल होने चाहिए। और ये हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे। सो इस थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि अगर कोई भी पॉइंट हो एंगल बाइसेक्टर पे या बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे, दोनों की बात एक ही है, वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। वो पॉइंट उस जो दो आर्म्स होते हैं वहां तक उनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो हम गिवन क्या ले लेते हैं कि ओ बी मेरे पास एक आर्म है और ओ ए मेरे पास एक आर्म है, दोनों आर्म्स मिलते हैं जिस पॉइंट ओ पॉइंट पे, तो वहाँ पे एक एंगल क्रिएट होगा। सपोज ये टोटल एंगल क्रिएट होगा और ओ एम जो है वो इस एंगल के लिए हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो बाय डिफिनीशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ये वाला जो एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल इक्वल होंगे। ये एंगल बाइसेक्टर की डिफिनीशन है। ये हमारे पास गिवन होगा कि दो आर्म्स हैं, ओ बी आर्म्स और ओ ए आर्म्स, और उन दोनों से कुछ एंगल बनता है। उस एंगल के लिए हमारे पास ओ एम एक राइट एंगल बाइसेक्टर्स है। तो गिवन हम क्या लिखते हैं कि ओ एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी मतलब ये हुआ कि ए ओ बी एक आर्म और ओ बी भी दूसरा आर्म और पी कोई पॉइंट है उस राइट बाइसेक्टर पे, एंगल बाइसेक्टर पे। सो इस एंगल बाइसेक्टर पे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पी। तो हमने शो क्या करना है कि इस पॉइंट से इस आर्म तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट से इस आर्म तक का डिस्टेंस ये क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। और ये हमने प्रूव करना है। सो गिवन में हमने क्या लिखा है कि हमारे पास दो आर्म्स हैं। आप सिंपल अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि हमारे पास सपोज दो आर्म्स हैं, एक है ओ बी आर्म, दूसरा है ओ ए आर्म। और इन जो एंगल वहाँ पे क्रिएट होता है उस एंगल का नाम होगा एंगल ए ओ बी या बी ओ ए। और ओ एम जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। और इस एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट हम ले लेते हैं पी, सपोज पी ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, हमारी मर्जी है। तो ये हमारा गिवन होगा। अब हम प्रूफ क्या करेंगे कि जो मैंने पॉइंट लिया है एंगल बाइसेक्टर पे, वो पॉइंट एक आर्म तक उसका डिस्टेंस और उस पॉइंट से दूसरे आर्म तक का डिस्टेंस ये इक्वल होंगे। तो हमने क्या प्रूफ करना है कि P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए ओ बी, कि P से R तक का डिस्टेंस और P से B तक का जो डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रुएंट, P से Q तक जो डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रुएंट है। सो यहाँ पे हमने लेबल करना छोड़ दिया है, तो यहाँ से इसको हम Q पॉइंट कह देते हैं और इसको हम R पॉइंट कह देते हैं। तो ये जो पॉइंट है बेसिकली ये हमारे पास है P, ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, P पॉइंट है। सो P से Q तक का डिस्टेंस और P से R तक का डिस्टेंस हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। अच्छा कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेते हैं कि ड्रॉ परपेंडिकुलर पी आर ऑन ओ ए। हम क्या ड्रा कर लेते हैं कि पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं ओ ए पे, और पी से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं ओ बी पे भी। सो जो पी से ओ ए तक का परपेंडिकुलर होगा उसको हम आर का नाम देंगे। सो इसको हम थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं, इसका नाम होगा आर, बिकॉज अब ये जो होगा ये पी और ये आर। सो पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी। इस पॉइंट का नाम होगा क्यू। ये पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आर और ये जो पॉइंट है ये क्यू पॉइंट है।
स्टेटमेंट प्रूफ पे आ जाते हैं। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक ट्रायंगल बन गई है पी आर ओ, दिस पॉइंट इज ओ है बेसिकली। एक ये ट्रायंगल बन जाती है पी आर ओ, और आर पे क्या बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। 90 का क्यों बनेगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में कह चुके हैं कि पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए पे, और ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर का सिंबल है। और दूसरी ट्रायंगल क्या बनेगी, पी क्यू ओ, ये वाली ट्रायंगल बनेगी, और यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा। अब क्यू पॉइंट पे क्यों 90 का एंगल बनेगा, बिकॉज यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन में कह चुके हैं कि पी क्यू जो है वो भी परपेंडिकुलर है ओ बी पे। तो दो ट्रायंगल आ गई हैं, इन दो ट्रायंगल को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे हम। अब ट्रायंगल्स को कंक्लूड करने के लिए हम चैप्टर 10 में 3 से 4 जो है टेक्निक्स पढ़ चुके हैं। या तो तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों, या पोस्टुलेट यूज़ करें, दो साइड और एक एंगल, या दो एंगल्स उनका नॉन इंक्लूडेड वाली साइड यूज़ करें, या अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज साइड वाली अप्रोच पे हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट अप्रोचेस हैं हमारे पास। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन सी अप्रोच जो है वो फीजिबल है यहाँ पे। तो एक जो ट्रायंगल है वो है पी आर ओ ट्रायंगल, और दूसरी जो ट्रायंगल है वो है पी क्यू ओ ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगलों में देखें, पी ओ आर ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, और इस एंगल का नाम क्या होगा, पी ओ क्यू। सो पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी ओ क्यू, और इसके हमने रीजन क्या लिखी है, गिवन। इसको हमने गिवन क्यों कहा हुआ है, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि ये ओ ए आर्म है और ये ओ बी आर्म है, और इस ओ पे जो एंगल बन रहा है उसके लिए ओ एम जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इस पे हमने पी पॉइंट भी लिया हुआ है, इस पी पॉइंट। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल पी ओ ए और एंगल पी ओ बी आपस में इक्वल होने चाहिए। सही है। तो हमने इसको गिवन में कहा हुआ है कि ये क्या है, हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है। सो गिवन से हमें क्या पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल जो है ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सो यही बात हमने यहाँ पे भी क्लेम की है कि एंगल पी ओ क्यू जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ओ क्यू। उसको हमने रीजन लिखा हुआ है गिवन। गिवन इसलिए है कि ओ पी जो है या ओ एम जो है वो एंगल बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल ओ के लिए। सो एंगल पी ओ आर और एंगल पी ओ क्यू आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये बात हम क्लेम कर चुके हैं। अब देखें, एंगल पी आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू ओ। ये वाला जो एंगल है आर पे जो एंगल बन रहा है और जो क्यू पे एंगल बन रहा है, इन दोनों को मैं कहता हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि नजर आ रहा है दोनों 90 के एंगल्स हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों 90 के एंगल हैं, दोनों राइट एंगल्स हैं, ये भी रीजन में लिख सकते हैं। और दूसरा, इनको हमने 90 कहाँ पे कहा हुआ है, कंस्ट्रक्शन में कहा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन है, हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कि पी आर जो है वो परपेंडिकुलर होगा ओ ए पे, और पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होएगा ओ बी पे। सो हम कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन में, या राइट एंगल भी कह सकते हैं, बिकॉज दोनों 90-90 एंगल के हैं। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में दो एंगल्स को क्या कर दी है, कॉन्ग्रुएंट शो कर दी है। अब देखें, ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। ओ पी इस ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है, दूसरे ट्रायंगल में लाई कर रहा है, और दोनों सेम चीज़ें हैं। सो ये कॉमन साइड्स हैं। सो हमने दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड को कॉन्ग्रुएंट शो कर दी है। अगर हम दो ट्रायंगल में से तीन चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दें, जो हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट अप्रोचेस, तो हम कह सकते हैं कि पूरी ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। सो ये ट्रायंगल होगी पी आर ओ, ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल पी क्यू ओ को। वाई, बिकॉज हम दो साइड्स, सॉरी दो एंगल्स, एक नॉन इंक्लूडेड साइड को किसी एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट शो कर चुके हैं। जब हम ये शो कर लेते हैं तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हैं आपस में जिनकी हम कॉरेस्पॉन्डेंस की चेक कर रहे हैं, वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो हो जाती हैं तो पीछे जो रिमेनिंग जितनी भी चीज़ें रह जाती हैं, एलिमेंट्स रह जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब रिमेनिंग हम दो एंगल कर चुके हैं तो एक एंगल रिमेनिंग रह गया और दो साइड रिमेनिंग रह गए हैं। तो वो जो एक एंगल और दो साइड रह गए हैं वो ऑटोमेटिकली आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो उनमें से एक साइड है पी आर, दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट क्यू है। एक साइड रह गई है पी आर और एक साइड रह गई है पी क्यू। तो ये भी ऑटोमेटिकली उसमें क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज ट्रायंगल जो है वो
कॉन्ग्रुएंट शो हो चुके हैं तो उनकी जो रिमेनिंग दो साइड्स रहते हैं वो भी ऑटोमेटिकली क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो उनमें से मैं एक साइड की बात करता हूँ कि पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। सही है। हम बाकियों की भी बात कर सकते हैं, लेकिन बाकियों की बात मैं इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इस थ्योरम को प्रूव करने में। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड प्रूफ है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो पी पॉइंट है ये बेसिकली एग्जैक्टली लाई कर रहा है इस पर एंगल बाइसेक्टर पे ओ एम पे। सो इस पी से आर तक का जो डिस्टेंस है ये बेसिकली वो डिस्टेंस है जो ये ओ ए आर्म पे लाई कर रहा है, और पी से क्यू तक जो डिस्टेंस है, और क्यू कौन सा पॉइंट है, ये ओ बी आर्म पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई पॉइंट पी हो वो एंगल बाइसेक्टर पे हो तो उस पॉइंट पी से एक आर्म तक का डिस्टेंस पी आर और दूसरे आर्म तक का डिस्टेंस पी क्यू ये आपस में इक्वल होंगे, और ये हमारे पास ये थ्योरम था। सो यहाँ से ये थ्योरम प्रूफ हो गया है, और इंशाल्लाह कल हम थ्योरम 12.5 और 12.6 प्रूफ करेंगे, और उसके बाद जो है चैप्टर 12 जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। फिर इस तरह नेक्स्ट थ्योरम्स पे इंशाल्लाह जाएंगे। थैंक यू सो मच।